प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्ययन कर रहे हैं हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय अध्याय दूसरा उपभोक्ता का संतुलन। कल हमने अध्ययन किया समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम, इस नियम का हमने अध्ययन किया वक्र के माध्यम से, टेबल के माध्यम से। ऐसी दशा जब भिन्न भिन्न वस्तुओं की कीमतें एक समान होती है तो उपभोक्ता के द्वारा अपनी आय को भिन्न भिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च किया जाता है कि उसे प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। किस कंडीशन में? जब भिन्न भिन्न वस्तुओं की कीमतें एक समान हो। लेकिन दूसरी कंडीशन आती है जब दोनों वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो। उसे क्या कहते हैं? उस कंडीशन में उसे कहते हैं भारित सीमांत उपयोगिता। क्या कहते हैं? भारित सीमांत उपयोगिता। अध्ययन करते हैं हम भारित सीमांत उपयोगिता का। इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। किस प्रकार से भारित सीमांत उपयोगिता की दशा में संतुलन निकाला जाता है। उपभोग की इकाइयां एक से 6 तक लेते हैं। मान लिया था कल हमने MUX और MUY, इसको लिया था हमने 20, 18, 16, 14, 12 और 10। इसको लिया था हमने 21, 18, 15, 12, 9 और 6। सबसे पहला आता है कि भारित सीमांत उपयोगिता की दशा में उपभोक्ता संतुलन की दशा में कब होता है। कल हमने देखा जब कीमतें बराबर होती हैं तो संतुलन की दशा में क्या था? MUX बराबर MUY, अर्थात X वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर थी। लेकिन ऐसी दशा जब दोनों वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो। इस उदाहरण में हम मानते हैं कि M बराबर 16, PX और PY। PX मानते हैं 2 रुपये और PY मान लेते हैं 3 रुपये। चूंकि X वस्तु की कीमत और Y वस्तु की कीमत अलग अलग है, इस दशा में संतुलन कैसे होगा? इस दशा में संतुलन MUX बटा PX और बराबर MUY बटा में PY। कल हमने जो उदाहरण समझा उसमें चूंकि कीमतें समान थी तो आप MUX को PX और MUY को PY से भाग दो तो भी उसमें कोई अंतर नहीं आना था, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के यदि पदों को एक ही संख्या से भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए संतुलन की दशा क्या रहती है? MUX बराबर MUY। चूंकि यहाँ पर X की कीमत 2 है और Y की कीमत 3 है, इसलिए संतुलन निकालने के लिए क्या होगा? MUX बटा में PX और MUY बटा में PY। तो हम यहाँ मुद्रा की प्रति इकाई सीमांत उपयोगिता निकालते हैं। कैसे? MUX बटा में PX से और MUY बटा में PY से। देखिए MUX बटा में PX, 20 में आप 2 का भाग दोगे, ये आ जाएगा 10, ऐसे ये आ जाएगा 9, ऐसे ही 8, 7, 6 और 5। हमें MUX में किसका भाग देना है? PX का। MUX के प्रत्येक मान में हमने 2 का भाग दिया क्योंकि PX क्या है? 2 है। तो पहला मान हमारे पास MUX बटा में PX का आया 10, दूसरा आया 9, तीसरा 8, 7, 6 और 5। इसी प्रकार से MUY बटा में PY निकालने के लिए हम MUY के मान में PY का भाग देते हैं। पहला मान कितना है 21, इसमें 3 का भाग देंगे, ये आएगा हमारे पास 7।
ऐसे ये आएगा 6, ऐसे ही ये आएगा 5, ऐसे ही ये 4, 3 और 2। हमारे पास ये डाटा आए हैं MUX बटा PX और MUY बटा में PY से। इन दोनों कॉलम को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि Y वस्तु की 2 इकाइयाँ और X वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीदने पर अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है? बराबर है। यदि हम 16 रुपये जो आय है या कुल धन है उसको खर्च करने पर विचार करते हैं तो किस प्रकार से खर्च होगा? देखिए, सबसे पहला कौन सी वस्तु पर खर्च करेगा? X वस्तु पर। क्यों खर्च करेगा? क्योंकि सबसे पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता सबसे ज्यादा कहां मिल रही है? X वस्तु की पहली इकाई से। लेकिन यहां कितने रुपए खर्च होंगे? 2 रुपए। इसके बाद दूसरी इकाई किस वस्तु की खरीदेगा? क्योंकि ये 9 है और ये 7 है। तीसरी इकाई किस वस्तु की खरीदेगा? चौथी इकाई ये भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है। ये खरीदेगा तो 2 रुपए खर्च होंगे, ये खरीदेगा तो 3 रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार से आगे की इकाई ये भी खरीद सकता है और ये भी खरीद सकता है। कोई भी पहले खरीद लेगा, पहले इसको खरीद लेगा, उसके बाद इसको। देखिए, X वस्तु पर उसने कुल 10 रुपए खर्च कर दिए, Y वस्तु पर उसने कुल 6 रुपए खर्च कर दिए, कुल उसने 10 और 6 16 रुपए खर्च कर दिए। उसके पास जो कुल आय थी वो 16 रुपए थी। दूसरी कंडीशन, अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इधर भी 6 है और इसकी अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इधर भी 6 है। अर्थात इस दशा में उपभोक्ता संतुलन की दशा में है। और यदि हम इसे बजट रेखा के समीकरण के रूप में समझे तो देखिए क्या होगा। कल भी हमने किया था M बराबर PX गुना में QX प्लस PY गुना में QY। M कितना है? 16 रुपये। PX कितना है? 2 रुपये। संतुलन की दशा में QX कितनी इकाइयाँ हैं? 5 प्लस PY कितना है? 3 रुपये। संतुलन की दशा में Y वस्तु की कितनी इकाइयाँ हैं? 2। यह आ गया 16, 10 प्लस 6, 16 बराबर 16। तो ये थी भारित सीमांत उपयोगिता। यदि 1 नंबर का प्रश्न आता है कि सम सीमांत उपयोगिता के संतुलन की दशा, तो क्या लिखेंगे? कीमतें बराबर है तो हम लिखेंगे MUX बराबर MUY, 2 वस्तुओं की कंडीशन में। भारित सीमांत उपयोगिता कब होती है? जब दोनों वस्तुओं की कीमतें अलग अलग है। उस समय हम क्या लिखेंगे? संतुलन की दशा का फार्मूला, यदि MUX बटा PX बराबर MUY बटा में PY। तो ये भारित सीमांत उपयोगिता की दशा में संतुलन है। ये सम सीमांत उपयोगिता कब? जब दोनों वस्तुओं की कीमतें एक समान होती है। ये था सम सीमांत उपयोगिता नियम। अब हम इस नियम की कमियां क्या है, दोष क्या हैं या इसकी सीमाएं क्या हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अब तक हमने पढ़ा उपयोगिता विश्लेषण, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं देखिए, यदि कोई प्रश्न आता है, सीमाएं बताइए, दोष बताइए, कमियां बताइए, तो ये सब एक ही चीज है। हमें आंसर इसका एक ही लिखना है। सबसे पहला, उपभोक्ता को
वैकल्पिक पसंद, उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की जानकारी नहीं होती। देखिए, हम मान के चलते हैं कि उपभोक्ता को ये जानकारी होती है कि विकल्प के रूप में उसके पास कौन सी ऐसी वस्तु उपलब्ध है जिससे उसे ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिलेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा व्यवहारिक जीवन में नहीं होता। उपभोक्ता को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। दूसरी बात, ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि उपभोक्ता विवेकशील है। क्या मानकर चलता है? कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, लेकिन वास्तव में जो विवेकशीलता से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को यूटिल्स के रूप में मापने में सक्षम होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उपयोगिता को मापना आसान कार्य नहीं है। तीसरी बात, यह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? समसीमांत उपयोगिता नियम का सिद्धांत, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यह सिद्धांत मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानता है, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक जीवन में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती। नेक्स्ट, वस्तुएं विभाज्य नहीं होती। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, हम प्रत्येक वस्तु का विभाजन नहीं कर सकते, यानी हो सकता है हमारी सारी की सारी आय एक ही वस्तु पर खर्च हो जाए, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदनी है, तो आप उस वस्तु को तोड़ के नहीं खरीद सकते। आपने मकान खरीदना है, उसको टुकड़ों में बांट करके नहीं खरीद सकते। इसीलिए हम विकल्प के रूप में जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है उसका चयन भी नहीं कर सकते। और अंतिम, बजट की सीमाएं। बजट की सीमाएं, बजट की सीमाओं से क्या तात्पर्य है? सीमाएं या बाध्यताएं एक ही बात है, आप बाध्यताएं भी लिख सकते हो इसे। बजट की बाध्यताओं से तात्पर्य यह है कि कई बार हमें बजट को इस प्रकार से खर्च करना पड़ता है कि हमें टिकाऊ वस्तुएं खरीदनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु खरीदनी पड़ती है जो 5-10 साल तक चलेगी, और 5-10 साल तक उस वस्तु से कितनी उपयोगिता हमें मिलेगी उसकी तुलना किसी 1 साल तक चलने वाली वस्तु से करनी पड़ती है। तो इस गणना के अंदर क्या है, यह सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाता, क्योंकि हो सकता है 1 साल के लिए तुलना करें तो 1 साल के लिए जो वस्तु काम में आएगी उससे ज़्यादा उपयोगिता मिले, लेकिन यदि दूसरी वस्तु हम ज़्यादा लंबे समय तक यानी टिकाऊ वस्तु खरीद रहे हैं तो उससे मिलने वाली, यदि लंबे समय तक मिलने वाली उपयोगिता की उस 1 साल तक मिलने वाली उपयोगिता वाली वस्तु से तुलना की जाए तो वो दूसरी वस्तु ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये मुख्य इस नियम की सीमाएं हैं। नेक्स्ट, इस नियम का महत्व क्या है? नियम का महत्व या उपयोगिता एक ही बात है। सबसे पहला, हम कल से जो विचार कर रहे हैं कि उपभोक्ता का अंतिम उद्देश्य होता है अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। उपभोक्ता द्वारा सीमित आय से संतुष्टि को अधिकतम करना। देखिए, इस नियम का उपयोग होता है या नियम का महत्व है किसमें? उपभोग, उत्पादन और वितरण में। उपभोग में क्या है? उपभोक्ता के द्वारा अपनी सीमित आय से संतुष्टि को अधिकतम करना। प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब मिलती है? जब उससे वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता अधिकतम होती है।
तो सीमांत उपयोगिता के द्वारा वो वैकल्पिक पसंद की जानकारी प्राप्त करके अपनी संतुष्टि को क्या करता है, अधिकतम करता है। और इसी प्रकार से उत्पादक भी क्या करता है, सीमित संसाधनों से अपने उत्पादन को अधिकतम करके लाभ कमाता है। ये इस नियम का महत्व है। तो अब तक हमने किया समसीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता विश्लेषण किया, फिर हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किया और फिर हमने किया समसीमांत उपयोगिता नियम। दूसरा जो हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा उपयोगिता विश्लेषण, दूसरा हमने पढ़ा है क्रमवाचक विश्लेषण, जिसकी हम अब चर्चा करते हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण या क्रमवाचक विश्लेषण। उपभोक्ता के व्यवहार के लिए हमने दो विश्लेषण की चर्चा की है, एक गणनावाचक जिसका दूसरा नाम उपयोगिता विश्लेषण, दूसरा है तटस्था वक्र विश्लेषण जिसका दूसरा नाम क्रमवाचक विश्लेषण। दूसरा आता है तटस्थता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण या क्रमवाचक विश्लेषण, इसको कहते हैं ऑर्डिनल एनालिसिस। क्या कहता है, सबसे पहला ये दिया किसने, पैरेटो एवं J.R. हिक्स ने। तटस्था वक्र का जो मुख्य सिद्धांत है वो J.R. हिक्स के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या किया, गणनावाचक जो विश्लेषण था उसका खंडन किया। देखिए, आप किसी चीज़ में कोई कमी बताते हो तो सही क्या है ये बताना भी पड़ेगा। सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि जो उन्होंने बताया कि इन्होंने गणनावाचक विश्लेषण के अर्थशास्त्रियों ने कि उपयोगिता मापनीय है। किसके रूप में बताया था उन्होंने कहा था कि इसको हम यूटिल्स के रूप में माप सकते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई यूटिल्स नाम की चीज़ नहीं होती, आप उपयोगिता को नहीं माप सकते। क्यों नहीं माप सकते? उन्होंने कहा कि ये जो उपयोगिता है ये इसका संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है और व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित होता है। यानी किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु पर निर्भर ना करके किस पर निर्भर कर रही है, व्यक्ति पर निर्भर कर रही है। क्योंकि किसी वस्तु की उपयोगिता एक व्यक्ति के लिए हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है उस वस्तु की कोई उपयोगिता ना हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई है, उसके लिए भोजन उपयोगी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने भोजन कर लिया है उसके लिए अब और भोजन दिया जाए तो वो उपयोगी नहीं होगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि किसी एक वस्तु का जहां पर उत्पादन ज़्यादा होता है वहां उसकी उपयोगिता कम होती है, और वही वस्तु जब दूसरी जगह भेजी जाती है जहां उसका उत्पादन कम होता है वहां उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है। तो ये एक स्टैटिक कंडीशन नहीं है कि किसी वस्तु में हम उपयोगिता को माप सकें, क्योंकि ये व्यक्ति से व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता को माप नहीं सकते, आप उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं को क्रम प्रदान कर सकते हो, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रमवाचक विश्लेषण या क्रमवाचक दृष्टिकोण भी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो उपयोगिता है वो फलन होती है किसकी, भिन्न भिन्न वस्तुओं की मात्रा का। इसको हम क्या कहते हैं, उपयोगिता फलन कहते हैं। प्रश्न आ जाए 1 नंबर का, 2 नंबर का, उपयोगिता फलन क्या है? उपयोगिता एवं उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मध्य फलनात्मक संबंध उपयोगिता फलन कहलाता है। फलन से तात्पर्य फंक्शन होता है। एक सिंपल सा हम उदाहरण लें कि जैसे मान लीजिए कि आप सरल ब्याज का सूत्र लिखते हो। सरल ब्याज का सूत्र क्या लिखते हो? PRT बटा में
100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। तो हम ये कहेंगे कि सरल ब्याज है वो किसका फलन है? मूलधन दर और समय का फलन है, इसको कहते हैं हम फलन। तो उसी प्रकार से उपयोगिता किसकी फलन है? उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का फलन है। इसी को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता फलन कहते हैं। अब हम चलते हैं कि उपयोगिता फलन की प्रमुख मान्यताएं क्या है, क्या मानकर चलता है उपयोगिता फलन। मुख्य मुख्य प्रश्न आपको मैंने इसमें बता दिए। एक तो आ सकता है कि इसका प्रवर्तक या इसको किसने दिया, तो हमें क्या लिखना है? मुख्यतः जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स का संबंध किससे है? इससे है। दूसरा, उपयोगिता फलन की परिभाषा आ सकती है, तो वो आपको बताई दी कि हमें क्या लिखना है कि उपयोगिता है वो उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का फलन होती है। अब आता है तटस्थता वक्र विश्लेषण या क्रमवाचक विश्लेषण की मान्यताएं क्या क्या है, क्या क्या मानकर ये चलता है, यानी ये मान्यताएं यदि लागू होगी तो ये सिद्धांत लागू होगा। पहला, ये भी मान के चलता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता क्या होता है? विवेकशील होता है। ये विवेकशील वो उपयोगिता के लिए यूटिल्स मापने के लिए नहीं होता। जब हम तटस्थता वक्र करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो भिन्न भिन्न वस्तुओं के वैकल्पिक संयोगों में चयन करता है। हालांकि वहां पर वो तटस्थ होता है, लेकिन उसकी विवेकशीलता ये चयन के लिए होती है। दूसरा, उन्होंने मुख्य जो बात कही जिसके आधार पर इस सिद्धांत का नाम रखा गया है, उन्होंने कहा कि उपयोगिता मापनीय नहीं है। क्या है? उपयोगिता क्रमवाचक होती है। उन्होंने कहा कि उपयोगिता के आधार पर आप वस्तुओं को क्रम प्रदान करते हो, इसलिए मापनीय नहीं है। ये क्या है? क्रमवाचक है। तीसरा, उन्होंने कहा कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोगों का चयन करता है। क्या करता है? संयोगों का चयन करता है। और ये संयोग कैसे होते हैं? ये वैकल्पिक होते हैं कि अलग अलग संयोगों में से उसके पास विकल्प उपलब्ध है कि वो किसी भी विकल्प का चयन कर सकता है। नेक्स्ट, कुल उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? अभी हमने उपयोगिता फलन में पढ़ा उपभोग वस्तुओं की मात्रा पर। उपभोग वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। उपभोग वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट है प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। ये इस सिद्धांत की मुख्य मुख्य मान्यताएं हैं। उपभोक्ता विवेकशील होता है और सबसे बड़ा जो सिद्धांत का नाम है कि उपयोगिता है वो क्रमवाचक है। आप उसको माप नहीं सकते, मापने का उसका कोई पैमाना नहीं है। उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोगों वैकल्पिक संयोगों में से चयन करता है। कुल उपयोगिता जो हमने उपयोगिता फलन में पढ़ा, और लास्ट की प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। चलते हैं तटस्थता वक्र की परिभाषा, जो कि इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु है, तटस्थता वक्र विश्लेषण का। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की चर्चा करते हैं। क्या है तटस्थता वक्र? दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को, दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को
बताने वाला वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होता है। इसके अन्य नाम भी हैं। क्या है वो? जिस कारण से उपभोक्ता वस्तुओं के चयन के प्रति तटस्थ हो जाता है। इसके अन्य नाम, इसे अनधिमान वक्र और समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनधिमान वक्र और समसंतुष्टि वक्र। पहले इसकी परिभाषा को समझ लो, फिर अपन इसका वक्र बनाते हैं, उससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखिए, व्यवहारिक जीवन में उपभोक्ता को एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना होता है। चूंकि हम यहाँ दो ही वस्तुएं ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसे रेखा चित्र या वक्र के द्वारा क्लियर करना है, तो हमारे पास दो एक्सिस एक्स और वाई उपलब्ध होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक एक्स का और एक वाई का। इसके उसे वैकल्पिक संयोग लेने हैं। वैकल्पिक संयोगों का मतलब, जैसा हमने पढ़ा था किसमें? उत्पादन संभावना वक्र में। संयोग का मतलब कि एक्स वस्तु की कितनी मात्रा, वाई वस्तु की कितनी मात्रा वो उपभोग के लिए काम में लेगा, उसको हम संयोग कहते हैं। और वैकल्पिक का मतलब उसके पास विकल्प उपलब्ध हैं कि वो चाहे तो x की 5 और y की 10 इकाइयाँ खरीद सकता है, वो चाहे तो x की 7 और इसकी 7 खरीद सकता है, वो चाहे तो इसकी 10 इसकी 5 खरीद सकता है। ये उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं वैकल्पिक संयोग। क्या कहता है? दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को बताने वाला वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या होता है? समान होता है। देखिए, प्रत्येक उपभोक्ता का अंतिम लक्ष्य होता है संतुष्टि को अधिकतम करना। तो जब उस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि एक जैसी है, यानी अधिकतम है, जब संतुष्टि एक जैसी है, तो इस कारण से क्या होता है? वो उनके चयन के प्रति तटस्थ हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि यदि वो इस संयोग की बजाय इस संयोग का चुनाव करता है, चयन करता है, तो उसकी संतुष्टि में कमी आएगी, वृद्धि आएगी, इसकी कोई चिंता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या होता है? समान होता है। इसलिए वो चयन के प्रति क्या हो जाता है? तटस्थ हो जाता है। और तटस्थ होता है, इसी कारण इसका नाम क्या है? तटस्थता वक्र है। चूंकि प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर एक जैसा है, इसीलिए इस वक्र का नाम क्या है? समसंतुष्टि। सम का मतलब बराबर, संतुष्टि का मतलब संतुष्टि। प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि बराबर है, इसलिए कौन सा वक्र हो गया? समसंतुष्टि। अनधिमान, अधिमान होती है इच्छा। अनधिमान है, कोई इच्छा नहीं है चयन की। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जब संतुष्टि समान है तो इच्छा है ही नहीं, क्योंकि कोई भी विकल्प ले ले संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसा बनता है ये वक्र? इस प्रकार से। इधर हम, ये y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, इस प्रकार का वक्र बनेगा। अब देखिए, भिन्न भिन्न संयोग है, ये रह गया यहाँ पे कोई भी बिंदु आप यदि इस संयोग का चयन करते हैं तो y वस्तु की इतनी इकाइयाँ खरीदेगा, x की इतनी खरीदेगा। दूसरा विकल्प यहाँ मान लो यहाँ आ गया तो y कितनी खरीदेगा? x की इतनी खरीदेगा। मान लो इस संयोग पे आता है तो y की इतनी खरीदेगा, x की इतनी खरीदेगा। मान लो ये संयोग वो लेना चाहता है तो y की इतनी इकाइयाँ खरीद लेगा, x की इतनी इकाइयाँ खरीद लेगा। वो चाहे a बिंदु पर इसका चयन करे, चाहे b बिंदु का चयन करे, चाहे c का चयन करे, चाहे d का चयन करे। कौन? उपभोक्ता। a b c d चारों बिंदुओं में से किसी बिंदु के विकल्प का चयन कर ले, विकल्प उपलब्ध है उसके पास, वो चाहे तो A का चयन करे, वो चाहे तो B का चयन करे, वो चाहे तो C का चयन करे, वो चाहे तो
डी का चयन करे, किसी भी विकल्प का चयन करेगा उसकी संतुष्टि में कोई अंतर नहीं आएगा, ये अधिकतम ही रहेगी। इसलिए वो उसे इस बात का सोच विचार नहीं करना पड़ता उपभोक्ता को कि ए की बजाय बी पर संतुष्टि कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, इसी प्रकार से सी डी का, इस पर वो तटस्थ हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, तटस्थावक्र विश्लेषण कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो इधर जाता है वैसे वैसे y की इकाइयाँ घटती है, x की इकाइयाँ बढ़ती है। जैसे जैसे इधर आता है x की इकाइयाँ घटती है, y की इकाइयाँ बढ़ती है। तो ये है तटस्थता वक्र। कौन से वाला, इसको इंडिफरेंस कर्व इंग्लिश में कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है संतुष्टि के स्तर में। 3 नाम इसके हमें याद रखने हैं, तटस्थता वक्र विश्लेषण, आनंदीमान वक्र या समसंतुष्टि वक्र। क्या है परिभाषा, 2 वस्तुओं x और y, इनके विभिन्न वैकल्पिक संयोगों, वैकल्पिक संयोग है, को बताने वाला वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर क्या होता है, समान होता है, जिस कारण से उपभोक्ता वस्तुओं के चयन के प्रति तटस्थ हो जाता है। उसे ये सोचना नहीं पड़ता कि उसे x कितनी खरीदनी है, y कितनी खरीदनी है, क्योंकि किस लिए सोचना पड़ता है, ताकि संतुष्टि अधिकतम हो सके। संतुष्टि प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम है, इसलिए उसे इस बात पर विचार नहीं करना पड़ता। कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे इसकी तटस्थता वक्र की मुख्य मुख्य विशेषताओं का।